राम राम बच्चा पार्टी। जय भोले की आप सभी का स्वागत है यार एक बिल्कुल ही न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर। इससे पहले हम 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इस चैप्टर को भी हम एकदम हलवा बना देंगे आप लोगों के लिए यार। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, इस चैप्टर के ऑथर का नाम है विलियम डगलस। अब चैप्टर में जाने से पहले थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेना जरूरी होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1898 में और ये पैदा हुए थे मिनेसोटा नाम के स्टेट में, जो कि यूएसए में लाई करता है। बाकी इन्होंने बीए करा था इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। फिर इन्होंने 2 साल हाई स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया था याकिमा नाम के शहर में। अब इसके बाद ये इस करियर से बोर हो गए थे और ये लीगल करियर परस्यू करना चाहते थे, यानी वकील बनना चाहते थे। तो फिर बेटा ये वकील बन गए और अपने समय के ये काफी जाने माने एडवोकेट भी रह चुके हैं। और इन्होंने 1975 में रिटायरमेंट लिया, वो भी 36 ईयर्स की लंबी सर्विस के बाद। ओके। बाकी ये अपने समय के सबसे लंबे आदमी बन गए थे जिन्होंने जज की तरह सर्विस करी थी कोर्ट में। ओके, बाकी अब जो हम यहाँ कहानी पढ़ने वाले हैं ये उनकी किताब ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का एक हिस्सा है छोटा सा, जिसमें वो हम हमें अपने पानी के डर के बारे में बताएंगे। बताएंगे कि क्यों उनके मन में ये डर बैठा हुआ था और फिर कैसे उन्होंने इस डर से ओवरकम किया या कैसे वो इस डर से उभर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। वो मेरे साथ हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। इट का मतलब है यहाँ पर वो हादसा। हादसा मेरे साथ हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने फैसला ले लिया था कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। एक पूल था वाईएमसीए में जो कि याकिमा में है। वो स्विमिंग सिखाता था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इस पूल में जाके स्विमिंग सीखूंगा। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। वो वहाँ की नदी के बारे में बताते हैं कि भाई याकिमा की नदी तो बड़ी ट्रेचरस थी, यानी धोखेबाज थी, डेंजरस थी। कभी भी भाई उसमें वेव्स आ जाती थी, कोई भी डूब जाता था। मेरी माँ मुझे कंटिन्यूअसली वार्न करती रहती थी उस नदी के बारे में। और जो भी उस नदी में फ्रेशली मतलब जो भी उस इंसिडेंट होता था, वहाँ पे कोई डूब गया या कुछ और मिसहैपनिंग हो गई, तो वो मेरे दिमाग में ये सारी बातें डालती रहती थी, मुझे बताती रहती थी। लेकिन वाईएमसीए पूल तो सेफ था। वो 2 से 3 फीट डीप था छोटे वाले एंड पर, और बाकी जो डीप एंड था उसमें वो 9 फीट तक डीप था, इससे ज़्यादा नहीं। और हाँ, ऐसा नहीं कि वो एकदम ही डीप हो जाता था 3 से 9 फीट, ड्रॉप वाज़ ग्रेजुअल। धीरे-धीरे 3 से 5, 7 ऐसे जाते वो होता था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैंने एक फ्लोटर ले लिए और फिर मैं क्या हुआ, पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। मेरे को उसमें एकदम नंगे बिना कपड़ों के जाना पसंद नहीं था, क्योंकि मेरी स्किनी टांगे दिखती थी। वो बहुत बता रहे हैं कि मैं कितना पतला था, इसलिए मेरी स्किनी टांगे दिखती थी और मुझे पसंद नहीं था इसलिए पूल में बिना कपड़ों के जाना। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूड यानी कि ओवरकेम। मैंने अपने डर से, सॉरी, सबड्यूड यानी ओवरकेम। मैं अपने घमंड से उभरा। मैंने कहा यार चलो अब दिख रही है तो दिखने दो, पर भाई मैं तो स्विमिंग करने जाऊंगा ही। और फिर वो मैं पूल में चला गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। पता नहीं क्यों शुरुआत से ही मेरे को वाटर के साथ एक डिसलाइक है, मेरे को वाटर पसंद नहीं है। दिस स्टार्टेड, ये शुरू हुआ था जब मैं 3 या 4 साल का था। मैं अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया में एक बीच में गया था, जहाँ पर मैं और वो एक सर्फ में खड़े थे। सर्फ यानी कि एक वेव आ रही थी, उसी के आसपास कहीं खड़े थे। और मैं उन्हें बहुत टाइटली होल्ड करके खड़ा हुआ था, लेकिन तब भी मुझे वेव अपने संग गिरा ले गई और मैं जमीन पर गिर गया। और मैं एक तरीके से पानी के नीचे दब गया था। मेरी सांस चली गई थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मैं डर गया था। लेकिन मुझे देख के पापा हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट। लेकिन जभी से मेरे दिल में एक डर बैठ गया। किसका? ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स का। ओवर पावरिंग फोर्स को अंडरलाइन करिए और लिखिए अनकंट्रोलेबल फोर्स। कि भाई जभी से मेरे मन में लहरों के प्रति एक डर बैठ गया। हालांकि कोई वो ऐसा बड़ा इंसिडेंट था नहीं, लेकिन वो बच्चे थे उस समय, तो इसलिए उनके मन में इतना डर बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू वाईएमसीए पूल, स्विमिंग पूल, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर्स। फिर जब मैं पूल में गया तो फिर से मेरी वो खट्टी खट्टी यादें ताज़ा हो गई थी। वो मेरा बचपन का डर फिर से रिवाइव हो गया था, मुझे याद आ गया था। लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने कॉन्फिडेंस जुटाया और मैं अपने वाटर विंग्स को पहनकर क्या हुआ, पूल में आगे चला गया। मैं पूल के अंदर चला गया और मैं पैडल करने लगा। पैडल यानी कि बेटा मतलब होता है चप्पू चलाना, लेकिन आप यहाँ पे समझो कि वो अपने हाथ चलाना शुरू कर दिया था उन्होंने। और फिर मैं वहाँ पे जो लड़के कर रहे थे उनको देख के एपिंग करने लगा। एपिंग यानी उन्हीं को कॉपी करने लगा था। जैसे-जैसे वो कर रहे थे वैसे मैं भी करने लगा। मैंने ऐसा 2 से 3 बार किया अलग-अलग दिन में। और अब मेरे को थोड़ी वाटर में ईज़ फ़ील होने लगी थी। मतलब अब मेरे को वाटर में कम्फ़र्ट फ़ील होने लगा था। ऐसा घबराता नहीं था मैं कि मैं डूब जाऊँगा। लेकिन भाई थोड़ी ही देर हुई थी ऐसा महसूस हुए मुझे, और फिर वो हादसा हो गया। हादसा क्या होता है ये देखते हैं। वो बताते हैं कि एक दिन मैं पूल पर गया और वहाँ पर कोई था नहीं।
प्लेस बड़ी शांत सी थी, वाटर भी एकदम शांत था, कोई उसमें लहर-वहर कुछ नहीं थी और एकदम टाइल जो थे वो साफ दिख रहे थे ऊपर से एकदम व्हाइट कलर के दिख रहे थे, जैसे कोई बाथटब होता है ना ऐसे साफ थे। अब आई वाज़ टिमिड, मैं वीक था, वो यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं कि मैं उस समय वीक था और इसलिए मैं वाटर में क्या हुआ अकेले जाना नहीं चाहता था, ठीक है? फिर वो क्या कहते हैं मैं पूल के किनारे बैठ गया और फिर दूसरों का इंतज़ार करने लगा। भाई कि जब कोई और आएगा तब मैं उसमें जाऊँगा। इस लाइन का बेसिकली मतलब इतना सा ही है कि मैं अभी पूल में अकेले जाने के हिसाब से थोड़ा कमज़ोर था, इतनी अच्छी मुझे नहीं आती थी, तो इसलिए वो पूल के किनारे जाके बैठ गए थे और दूसरों का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा मुझे इतना ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ था किनारे पे बैठे हुए तभी एक बिग ब्रूज़र आता है। बिग ब्रूज़र यानी कि एक बल्की सा बॉय, मतलब बोले तो जिसकी बॉडी-शॉडी बनी हो ना, ऐसे ही 18 साल के एक लड़का होता है, वो उनके पास आता है। उसके सीने पे काफ़ी घने बाल भी थे और एकदम उसकी मॉडल जैसी बॉडी थी। फिज़िकल स्पेसिमेन बिल्कुल मॉडल जैसी थी। और भाई वो कहते हैं कि उसकी मसल्स भी दिख रही थी, उसकी मसल्स में नसें, वेन्स भी नज़र आ रही थी। रिपलिंग मसल्स मतलब जिनके अंडर से वेन्स-वेन्स दिखती हैं, ऐसी मसल्स। और वो मुझसे कहता है, ही येल्ड, हाय स्किनी और पतले-दुबले लड़के, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड? कैसा महसूस करोगे तुम डुबकी लगाकर? क्या तुम डुबकी लगाना पसंद करोगे? और इतना कहते ही वो मुझे उठाकर डीप एंड में फेंक देता है, पूल के। मतलब वो इतना बोलते समय ही इन्हें उठा के उसमें डाल देता है पूल में। और ये तो बेचारे बैठे-बैठे ही पूल में गिर जाते हैं उसी पोज़ीशन में। इनके मुँह में पानी चला जाता है और ये बॉटम की तरफ जाने लगते हैं। अब ये बताते हैं कि मैं तो डर गया था, लेकिन अभी तक मैंने अपने होश नहीं खोए थे। नीचे जाते समय मैंने प्लान बनाया कि जैसे ही मैं वाटर के बॉट मतलब स्विमिंग पूल के बॉटम को छूँगा, टाइल को छूँगा, वैसे ही अपने पूरी फ़ोर्स से एक जंप मारूँगा ऊपर की तरफ, जिससे मैं सरफेस पर आ जाऊँ, वहाँ पर तैरने लगूँ और फिर मैं चप्पू चलाकर यानी हाथ-पैर चलाकर अपने पूल की एज तक पहुँच जाऊँगा। ऐसा इन्होंने प्लान बना लिया। अब वो कहते हैं, लेकिन यार ये नीचे जाने वाला रास्ता तो बड़ा लंबा-सा लग रहा था। ये 9 फीट की गहराई तो ऐसी लग रही थी जैसे 90 फीट की गहराई हो और बिफोर टचिंग द बॉटम ऑफ द पूल, पूल के बॉटम को छूने से पहले ही उनके लंग्स तो एकदम बर्स्ट होने वाले थे क्योंकि भाई जो उन्होंने सांस भरी थी अब वो सोचो ना फटने वाले थे, उन्हें ऐसा लग रहा कि मेरे लंग्स फट जाएंगे जब तक मैं पूल के बॉटम को छू पाऊंगा। लेकिन जैसे ही उनको महसूस हुआ कि मेरे फीट्स ने हिट करा है बॉटम को, उन्होंने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके समंड यानी कलेक्ट करके अपनी एक जंप लगाई ऊपर की तरफ। उन्होंने सोचा था कि वो ऊपर आकर क्या करेंगे, तैरेंगे लाइक अ कॉर्क। आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। वो कॉर्क की तरह ऊपर आके तैरने लगेंगे। कॉर्क यानी बेटा होता है एक पेड़ की छाल होती है, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो पानी में डूबता नहीं है, तैरने लगता है। लेकिन ऐसा तो उन्होंने सोचा था पर हुआ कुछ और। हुआ क्या? इंस्टीड मैं तो धीरे-धीरे ऊपर आया और फिर जब मैंने आँखें खोली तो मुझे कुछ और दिखा ही नहीं। मेरे आस-पास सब तरफ पानी ही पानी था, जिसमें एक येलो सी टिंज थी। कोई केमिकल-एमिकल कुछ डाला उसका कलर सा था, येलोइश सा वो वाटर था। अब मुझे टेंशन होने लगी यार, मेरा प्लान तो फेल हो गया और जैसे ही मैं पानी के सरफेस पे पहुँचता हूँ, तो मैं अपने हाथ-पैर मारता हूँ कि मेरे हाथ में शायद कोई रस्सी आ जाए, लेकिन जहाँ भी मैं हाथ मारता हूँ, मेरे हाथ में तो सिर्फ़ पानी ही आता है। होता नहीं है कि डूबता आदमी आस-पास हाथ चलाता है, तो वो ऐसे सोच रहा होता है कि उसे कोई रस्सी मिल जाए, कोई पकड़ने की चीज़ मिल जाए, लेकिन जहाँ भी वो हाथ मारता है, उसे पानी ही मिलता है। फिर वो कहते हैं कि आई वाज़ सफोकेटिंग, अब मेरा दम घुटने लगा था। मैंने चीखने की कोशिश करी, लेकिन पानी के बाहर मेरी आवाज़ जा ही नहीं पाई और फिर मेरी आँख और नाक तो पानी के बाहर आ गई थी, लेकिन मेरा मुँह अभी भी नहीं आया था। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर। फ्लेल्ड यानी होता है मूव अनकंट्रोलेबली। वो मतलब कहते हैं कि मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहा था मुझ पर, मैं इधर-उधर जा रहा था पानी के सरफेस पर और फिर वो कहते हैं स्वैलोड एंड चोक्ड। अब फिर मेरे मुँह में पानी चला गया और एक तरीके से अटक सा गया पानी भी, मैं फँस सा गया बिल्कुल इस स्थिति में। आई ट्राइड टू ब्रिंग माय लेग्स अप। वो कहते हैं कि मैंने अपने पैर ऊपर उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा कि मानो पैरालाइज़ हो चुके हों, एकदम रिजिड हो गए थे। फिर वो कहते हैं अ ग्रेट फोर्स वाज़ पुलिंग मी अंडर। मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे नीचे से यार कोई शक्ति है वो जो खींच रही है मुझे नीचे। मैं चिल्लाता हूँ, लेकिन सिर्फ़ पानी ही होता है मुझे वहाँ सुनने के लिए। देखो ये लाइन ये इंडिकेट करती है कि आस-पास अभी भी उनके कोई था नहीं, वो एकदम अलोन थे। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम। और वो कहते हैं कि जब मैं ऊपर आके दोबारा अपने आप को सँभाल नहीं पाता हूँ, मेरे पैर ऐसे मुझे लगते हैं जो पैरालाइज़ से हो गए हैं, फिर वो दोबारा नीचे जाना शुरू कर देते हैं बॉटम ऑफ द पूल की तरफ, क्योंकि फिर वो दोबारा डूबने लगे थे। अब यहाँ पर वो कहते हैं आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। और वो कहते हैं जब मैं नीचे जाने लगा तो मैं तो एक तरीके से पानी में फंस सा गया, ना मैं ऊपर जा पा रहा ना मैं नीचे जा पा रहा। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ,
मैंने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाने की कोशिश करी, जैसे कि कोई डरावने सपने में नहीं करता है कि वो पूरी जान लगा देता है, ऐसा उसे सपने में महसूस होता है, ऐसे ही उन्होंने यहाँ पर अपनी शक्ति को बढ़ाने की महसूस करी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उनकी सारी मतलब ऑक्सीजन सब निकल चुकी थी, उनके एकदम लंग्स ने काम करना बंद कर दिया था और उनके सर पे थ्रॉबिंग चल रही थी, चपके चल रहे थे। फिर लेकिन वो बेहोश से होने लगे, पर तभी उन्हें उनकी वही वाली स्ट्रेटेजी याद आ गई क्या, कि दोबारा बॉटम ऑफ द पूल को छुएंगे और फिर जंप मार के दोबारा कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाएंगे। अब यही उन्होंने दोबारा करने की कोशिश करी। तो फिर वो क्या कहते हैं कि देन आई वुड गेट, वही मतलब यहाँ पे वही स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनी लिखी हुई है और कुछ नहीं है। फिर नीचे आ जाओ। पर वो कहते हैं फिर मैं पहले तो नीचे जाना शुरू करता हूँ, जा रहा होता हूँ, मैं नीचे जा रहा होता हूँ और अपनी आंखें खोलता हूँ तो मुझे पानी के सिवा सिवा कुछ भी नहीं दिखता, और पानी भी कैसा, एक येलोइश कलर का, एक डार्क सा वाटर जिसके आस पार आर पार में देख नहीं सकता था, कि ऊपर नहीं देख सकता था मैं, साफ दुनिया आसमान नहीं देख सकता था। अब वो कहते हैं जब मैं नीचे जाने लगा देन शियर, शियर यानी कि कंप्लीट, इस शियर सॉरी शियर मतलब होता है ओनली और स्टार्क मतलब कंप्लीट। तो इस अब जब नीचे जा रहे थे वो, तो उनको अब सिर्फ पूरे डर ने जकड़ लिया था, टेरर ने उनको जकड़ लिया था, सीज कर लिया था। टेरर ऐसा डर जिसकी कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जिस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था और जिसको कोई समझ नहीं सकता था अनटिल एंड अनलेस उस व्यक्ति ने उस डर को एक्सपीरियंस नहीं किया हो। वो कहते हैं कि मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज़ हो चुकी है पानी के अंदर। इवन वो कहते हैं कि जो उनकी स्क्रीम्स थी, जो वो चिल्ला रहे थे ना, वो भी आवाज़ भी उनके गले से नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था वो आवाज़ भी उनके गले में जम के रह गई है। ओनली माय हार्ट एंड पाउंडिंग इन माय हार्ट, मतलब ओनली सिर्फ़ उनके दिल का धड़कना और उनके सर में चपके चलना, ये सबूत थे कि वो ज़िंदा हैं। इसके अलावा तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज़ हो चुकी है। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, और उसी वो डर के बीच में उन्हें दोबारा वही आइडिया याद आता है कि मैं जैसे ही बॉटम को हिट करूंगा सो ही ऊपर आऊंगा। ऐसा था, वो उन्होंने पहले सोच रखा था, लेकिन जब वो नीचे जाने लगे पानी में तो उनकी बॉडी ने हाथ पूरा उनका सपोर्ट ही छोड़ दिया, वो पैरालाइज होने लगी। इसलिए उन्हें दोबारा ऐसा टेरर ने जकड़ लिया, मगर फिर उनके दिमाग में यही आइडिया आया कि मैं भाई दोबारा बॉटम हिट करके ऊपर जाऊंगा। और एट लास्ट वो कहते हैं कि मैंने पैरों के अंदर अपने टाइल्स को महसूस किया कि मैं अब बॉटम पे पहुंच चुका हूँ। तो फिर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो जंप कर गए। लेकिन वो कहते हैं फिर कि बट द जंप मेड नो डिफरेंस, मगर उस छलांग से, उस कूदने से कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मैं पानी में ही था। मैंने रस्सियों के लिए हाथ पैर मारा, सीढ़ी के लिए खोजा, जो स्विमिंग पूल में सीढ़ी नहीं लगी होती आसपास, उसके लिए खोजा। और वाटर विंग्स, कोई फ्लोटर मिल जाए, पर कुछ नहीं मिला। नथिंग, कुछ भी नहीं, बस पानी ही पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, वो कहते हैं चारों ओर से मैं सिर्फ येलो कलर के पानी से घिरा हुआ था। Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. अब पूरे डर ने मुझे ऐसे जकड़ लिया था, जैसे मानो किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग जाता है तो वो वहीं पे जकड़ा रह जाता है, वहीं पे बस हिलता रहता है, कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही उस डर ने इन्हें जकड़ लिया था। वो कहते हैं आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मतलब यहाँ पर वो अब अपसेट थे। मैं अपसेट था और कांप रहा था डर से। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे, मेरे पैर नहीं चल रहे थे। मैंने हेल्प करी कॉल के लिए, मैंने अपनी माँ को आवाज़ दी, मगर कुछ नहीं हुआ। देखो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने अपनी माँ को आवाज़ क्यों दी? उन्हें तो पता था कि भाई उनकी माँ वहाँ तो है नहीं वहाँ। ये दिखाता है कि मदर बेटा एक हर एक बच्चे की सपोर्ट सिस्टम होती है। कोई भी कठिनाई, कोई भी मुश्किल परिस्थिति हो, बच्चा अपनी माँ को ही याद करता है। ओके, फिर वो कहते हैं एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट, और अचानक से वहां पे एक लाइट, एक रोशनी दिखाई देती है। वो कहते हैं कि मैं अपने आप अब पानी के ऊपर आ रहा था, मैं उस येलो कलर के पानी के ऊपर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें तो आ ही गई थी पानी के ऊपर, और मेरी नाक भी आने ही वाली थी। मगर फिर वो कहते हैं कि मैं तीसरी बार दोबारा पानी में डूबना शुरू कर दिया। वो तीसरी बार दोबारा पानी के नीचे जाने लगे। उन्होंने शक करा एयर के लिए, उन्होंने सोचा कि मैं एयर को भर लूं, लेकिन एयर तो नहीं भर पाए अपने अंदर, वो पानी ही अपने अंदर ले गए। और येलोइश लाइट भी अब उन्हें दिखती लगी कि ये भी जा रही है, मुझसे दूर हो रही है, क्योंकि वो पानी में और नीचे आने लगे थे ना। और अब वो बताते हैं, देखो नोट करने वाली बात ये है, पहली बार जब वो डूबे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं हिट करूंगा बॉटम को, देन हिट करके वो ऊपर भी आ पाए थे, लेकिन क्या हुआ, उनका मुंह पानी से बाहर नहीं आया था, वो दोबारा डूबना शुरू कर गए। देन उन्हें लगा कि बॉडी पैरालाइज हो रही है, पर फिर उन्होंने बॉटम को टच किया था और फिर ऊपर आने की कोशिश करी, मगर तब भी वो ऊपर नहीं आ पाए।
अब जब ऊपर नहीं आ पाए, वो यही वाली लाइन है जहाँ पर हम हैं और अब वो कहते हैं कि मैं दोबारा नीचे जाना शुरू करता हूँ। मैं थर्ड टाइम नीचे जाना शुरू करता हूँ। अब वो कहते हैं कि भाई अब तो मेरे सारे एफर्ट्स सीज़्ड हो गए थे। सीज़्ड मतलब एंड हो गए थे कि अब तो मेरी बॉडी काम ही नहीं कर रही थी। मैं रिलैक्स हो चुका था। मेरे पैर तो एकदम ऐसे लग रहे थे कि मैं लंगड़ा हो गया हूँ, लिम्प यानी लंगड़ा। और मेरे पूरे ब्रेन पर एक अंधेरा छा गया था। मेरे मन में से सारा डर खत्म हो गया था। सारा दहशत निकल गई थी, कोई दहशत नहीं थी मेरे मन में। अब कोई भी पैनिक नहीं हो रहा था, मैं कोई पैनिक कर ही नहीं रहा था, नहीं हाथ-पैर चला रहा, बस ऐसे ही शांत सा हो गया था। एकदम क्वाइट, एकदम पीसफुल और किसी बात का मुझे डर नहीं लग रहा था। और अब ऐसा लग रहा था कि ये ड्राउज़ी मतलब जो बेहोश हो रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है किसी नींद में जा रहा हूँ, सोऊँगा अब आराम से। मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं लग रही थी जंप करने की, अब मैं बहुत अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि पानी में जाके आराम से सो जाऊँगा। नोट करिएगा, ये राइटर ऐसी बहकी-बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? समझो, देखो उन्होंने 2 बार बड़ी जद्दोजहद करके कोशिश करी, मगर अब उनका सारा स्टैमिना निकल चुका था। उनका जितना बॉडी में था पोटेंशियल वो सब लूज़ कर चुके थे। अब वो क्या था, वो डूब रहे थे। तुमने कभी पिक्चरों में वाला सीन देखा है, एक्टर विलेन को पानी में डुबाता है, तो पहले तो विलेन बहुत फड़फड़ाता है, मगर फिर क्या होता है उसके मूवमेंट धीरे-धीरे स्लो पड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अब ये तो इसे पानी के अंदर सुकून मिल रहा है, ये तो सो गया पानी के अंदर। वही वाली स्थिति यहाँ पर इनके संग होने लगी थी। अब वो कहते हैं इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिधर भी पानी ले जाए बड़ा बढ़िया मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा उन्हें कि उनके उनको किसी ने अपनी आर्म्स में पकड़ रखा है और वो आर्म्स बड़ी टेंडर हैं, बड़ी प्यारी आर्म्स हैं, जैसे एक माँ की गोद होती है ऐसी उन्हें फ़ील आ रही। और वो कह रहे हैं कि अब तो मुझे लग रहा है कि मैं सो ही जाऊँ। वो अपने उस समय की स्थिति बताते हैं जब उनका ब्रेन इन सब काम करना बंद कर चुका था, अब उनके बॉडी काम में रही नहीं थी उनके। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन। अब मैं तो सब कुछ विस्मरण कर चुका था, सब कुछ भूल चुका था। मैं होशो-वाश में नहीं थे ना अपने तो। और वो कहते हैं द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल और अब वो कहते हैं कि मैं कंप्लीटली बेहोश हो चुका। देन आगे वो बताते हैं द नेक्स्ट आई रिमेंबर। अब जो मुझे अगली बात याद है वो ये है कि भाई मैं पेट के बल पे लेटा हुआ हूँ पूल के बगल में और उल्टियाँ कर रहा हूँ और वो चैप जिसने मुझे पानी में थ्रू किया था, चैप यानी कि बॉय, वो बस ये कह रहा है कि मैं तो यार बस मजाक कर रहा था। लेकिन उतने में कोई और कहता है कि अरे तुम्हें मजाक है, ये बच्चा अभी मर जाता। पर बी ऑल राइट नाउ, इसे अब लॉकर रूम में लेके चलते हैं। ऐसा उन्हें अब याद आता है जो अगली बात वो सुनते हैं पानी में बेहोश होने के बाद। फिर वो कहते हैं कुछ घंटे बाद मैं पैदल अपने चल चल के घर गया। मैं कमज़ोर था, काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड। मैं बड़ा ही अपसेट था और मैं रोया जैसे ही अपने बेड पर गया था मैं सोने के लिए। मैंने उस रात कुछ खाया नहीं, खा नहीं पाया मैं और बार कुछ दिनों तक मेरे को वो हॉन्टिंग फ़ियर दिल में ही बैठा रहा। हॉन्टिंग फ़ियर बोले तो बार-बार आने वाला डर था। वो उनके दिल में ही बैठा रहा, वो उनके दिल से निकला ही नहीं। और कोई भी अगर मैं छोटा-सा भी एक्सर्शन करता था तो उसी से मैं अपसेट हो जाता था। मेरी नीज़ वॉबली होने लगती थी। वॉबली बोले तो कँपकँपाने लगती थी एकदम जैसे होता है ना एंग्ज़ायटी अटैक आता है तो इंसान के वो अपना ऑर्गन काम नहीं देता, ऐसे ही हो गया था इनके संग भी और उनका पेट खराब हो जाता था। वो ये बताते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं कभी वापस पूल नहीं गया, मेरे मन में पानी का डर बैठ चुका था और मैं जब भी जाने का मौका मिलता था तो भी अवॉइड ही करता था। फिर अब कुछ साल बाद की कहानी है, ध्यान से सुनेंगे। कुछ साल बाद मेरे को जब पता चला कैस्केड्स के वॉटरफॉल के बारे में, वाटर्स ऑफ कैस्केड यानी कि वहाँ का वॉटरफॉल, तो मैं उसमें जाना चाहता था। वो वहाँ के वॉटरफॉल में जाना चाहते थे। लेकिन अब वो बताते हैं कि जब भी मैंने कोशिश करी वेडिंग की, वेडिंग बोले तो पानी में चलना, पानी में हल्का-हल्का तैरना, चाहे वो टेटन हो या बम्पिंग रिवर हो या वार्म लेक में बात नहाना हो, पर हमेशा जब भी मैंने कोई ऐसी कोशिश करी तो ही तभी वो मुझे वो डर क्या था, पकड़ लेता था, मुझे जकड़ लेता था। मेरे पास वापस वो डर आ जाता था। इट वुड टेक पोज़ेशन ऑफ मी कंप्लीटली। वो मुझे पूरी तरह जकड़ लेता था। मेरे पैर उसी की तरह पैरालाइज़ हो जाते थे पहले की तरह एंड वो आइसी हॉरर वुड ग्रैब इन माय हार्ट। और वो जो एक ऐसा डर था जिसकी वज़ह से मैं अकेला महसूस करता था या ऐसा महसूस करता था कि मैं बिल्कुल कोई आस-पास मेरे है नहीं, वो मुझे दोबारा से जाके मेरे दिल को पकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप्ड स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। और कई साल गुजरे ये डर मेरे अंदर से नहीं निकला, ये डर मेरे साथ ही रहा। इन कैनोस ऑन मेन लेक्स फिशिंग। अब वो देखो बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये डर उनके साथ रहा, चाहे वो मेन लेक में जब फिशिंग करने जाते थे तब, या लैंडलॉक्ड सैल्मन की फिशिंग करते थे जब, या बास फिशिंग करते थे न्यू हेमिस्फेयर में तब, या फिर ट्राउट फिशिंग करते थे डचेस में या मेटोलियस का ओरेगन में, या सैल्मन का कोलंबिया में,
और भी उन्होंने कई सारे एग्ज़ाम्पल दिए हैं, तो जहाँ-जहाँ पर वो जब जाते थे, तभी उनके मन में वो हॉन्टिंग फ़ियर दोबारा लौट जाता था। और वो कहते हैं कि वो डर मेरी सारी ट्रिप्स खराब कर देता था, फिशिंग ट्रिप्स। उसकी वजह से मैं मज़ा नहीं ले पाता था कैनोइंग का, बोटिंग का, स्विमिंग का। कैनोइंग होता है ना, एक वो ऐसी बिल्कुल पतली किनोर वाली नाव होती है छोटी-सी, उसमें तैरना, वो उसमें बैठ के पानी में जाना, वो वाली नाव, उसका वो मज़ा नहीं ले पाते थे। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फ़ियर। मैंने वो हर तरीका अपनाया जिससे मैं इस जो जानता था कि इस डर से मेरे को ओवरकम दिलाने में मदद कर सकता है। मगर वो डर तो एकदम मुझे जकड़ के बैठा था। फाइनली मैंने 1 अक्टूबर में डिसाइड किया कि अब मैं भाई एक टीचर लूँगा जिससे मैं स्विमिंग सीखूँगा। तो फिर वो पूल में जाते हैं और 5 दिन हफ़्ते में प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन में 1 घंटा। अब जो इंस्ट्रक्टर था वो क्या करता है, उनको बचाने के लिए, उनको डर से बचाने के लिए ना, उनकी कमर के आस-पास एक बेल्ट बाँध देता है। उसकी एक रस्सी तो इनके इससे बंधी हुई है अपने डगलस जी से, और दूसरी रस्सी का जो एंड है वो उसके हाथ में होता है, इंस्ट्रक्टर के हाथ में। और बीच में एक पुली से ये दोनों मतलब होते हैं, रस्सी पुली के थ्रू जा रही होती है। तो फिर वो कहते हैं कि वो दूसरा छोर पकड़े होते हैं रस्सी का, और फिर वो क्या करते हैं, आगे-पीछे करते हैं रस्सी को, जिससे कि मैं पूल में आगे जाता हूँ, पीछे जाता हूँ। और यही वो घंटे की घंटे, दिन के दिन करते रहते हैं, हफ़्ते गुज़रे। फिर जैसे-जैसे वो रिलैक्स होने लगे, इस बात से थोड़ा उनका डर कम हुआ, तो फिर इंस्ट्रक्टर ने उनको थोड़ा पानी के अंदर डालने की कोशिश करी, लेकिन तभी उनका डर वापस लौट आया। उनके पैर वही दोबारा की तरह पैरालाइज़ हो गए। पर अब ये क्या था, 3 महीने ये पहले की बात बता रहे हैं वो, जब उनका डर स्लैक होना शुरू कर चुका था। स्लैक बोले तो डिक्रीज़। अपने डर के कम होने के 3 महीने पहले उनकी ये कंडीशन थी कि वो ऐसा केबल की मदद से बंधे होते थे और उनको वो आगे-पीछे करता था इंस्ट्रक्टर। फिर 3 महीने मतलब उन्होंने पूरी स्विमिंग सीख ली थी। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने मेरा चेहरा पानी के अंदर डलवाया, मुझसे कहा कि इन्हेल करो, एक्सहेल करो, मेरी नोज़ को ऊपर उठाना सिखाया, उससे इन्हेल करना सिखाया, और उन्होंने एक्सरसाइज़ को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और फिर मैंने धीरे-धीरे करके डर के एक-एक हिस्से को ख़त्म किया अपने, और पैनिक दैट सीज़्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। तो मतलब वो यही कहते हैं कि जो मेरे को डर पकड़ लेता था, जैसे ही मेरा सर पानी के अंदर जाता था, उसको मैंने धीरे-धीरे खत्म किया। देन वो कहते हैं, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। फिर वो मुझे एक साइड पे ले गए पूल की, और मुझसे कहा कि भाई तुम किक करो अपने लेग्स के साथ। तो कई हफ्तों तक उन्होंने यही किया। पहले तो भाई उसके लेग्स वही पैरालाइज़ हो जाते थे, रिफ्यूज़ टू वर्क मतलब पैरालाइज़ हो जाते थे। लेकिन फिर वो ग्रेजुअली रिलैक्स होने लगा पानी में, और फिर वो उन पर अपना ज़ोर चला सकता था। उनको मतलब कमांड करना है, मतलब उन पर वो अपना जैसे ब्रेन वहाँ तक पहुँचा पाता था, जो भी कमांड होती थी कि भाई ये तुमको मूवमेंट करना है, वरना पहले तो पैरालाइज़ हो गए तो किसी काम के ही नहीं रहे ना। फिर वो कहते हैं 10 पीस बाय पीस, एक-एक चीज़ को ट्रेन करके उन्होंने मुझे स्विमर बनाया। और फिर जब मेरा हर पीस परफेक्ट हो गया, पीस मतलब मेरे को हर मूवमेंट परफेक्ट हो गया, कैसे हाथ चलाने हैं, पैर चलाने हैं, साँस लेनी है, छोड़नी है। तब उन्होंने इन सब चीज़ों को मिला के मुझसे कहा कि भाई अब तुम स्विमिंग के लिए तैयार हो चुके हो, अब तुम डाइव कर सकते हो। और अब मुझे चलो करके दिखाओ, ये पूल के एक छोर से दूसरे छोर पे जाके दिखाओ। तो वो कहते हैं, आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वाज़ फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर वाज़ फिनिश्ड मतलब इंस्ट्रक्टर मर नहीं गया, कि अब इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो चुका था। फिर वो कहते हैं, लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ था भाई। मेरे को अभी भी आश्चर्य था कि क्या ये डर मेरे को दोबारा पकड़ सकता है जब मैं पूल में अकेला हूँ? फिर उन्होंने कहते हैं कि मैंने ट्राई किया। मैंने दोबारा पूल की लेंथ को मतलब एक छोर से दूसरे छोर गया, तो टिनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, टिनी वेस्टेजेस यानी कि कुछ अंश उस डर के वापस लौटे। जैसे ठीक है, बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी। लेकिन अब वो कहते हैं कि भाई अब मैं उससे कह सकता था, उस डर से मैं कह सकता था, क्या तुम मुझे डराने आए हो? हाँ? और ऐसे मतलब वो एक तरीके से अपना बता रहे हैं, अपनी मेंटल कंडीशन बता रहे हैं, जब उन्होंने ऐसा अपने आप खुद करने की कोशिश करी। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ऐसा जुलाई तक चला। बट आई वाज़ स्टिल नॉट सैटिस्फाइड, लेकिन वो अभी भी सैटिस्फाई नहीं थे। पूल में वो बढ़िया तैर रहे थे, पर अभी भी उन्हें सैटिस्फैक्शन नहीं था कि भाई उनका पूरा डर खत्म हो चुका है या नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई मैं तो लेक में गया वेंटवर्थ, जो कि न्यू हेमिस्फीयर में है, और वहाँ पे भाई मैंने डाइव लगाई, और मैं 2 माइल तैरा, ठीक है? और फिर मैंने हर तरीके से तैरने की कोशिश करी, क्रॉल से, ब्रेस्ट स्ट्रोक से, साइड स्ट्रोक से, बैक स्ट्रोक से। सिर्फ़ एक बार ही वो दहशत वापस लौटी है, सिर्फ़ एक बार, जब मैं एकदम लेक के मिडल में था, और मेरा मुँह जो है पानी के अंदर था, और मुझे पानी के सिवा कुछ दिख नहीं रहा था। तो उस समय बस वो ओल्ड जो टेरर था वो लौटा, वो भी काफ़ी छोटी झलक में। लेकिन फिर वो कहता है कि मैं हँसा और मैंने कहा, "वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी?"
और बताओ मिस्टर टेरर, तुम क्या सोचते हो, क्या कर लोगे मेरे साथ? ठीक है, इतने में ही वो डर भाग गया और मैं अपनी स्विमिंग करके चला गया। वो अपना बताते हैं कि सर्टिफिकेशन लेने के लिए उन्होंने कहा यार अब मेरे में से पूरा डर खत्म हुआ है, ये चेक करने के लिए मैं लेक में जाके तैरूंगा। पूल में तो तैर लिया, अब लेक में भी तैर के देखूंगा। मगर वो कहते हैं अभी भी कुछ डाउट्स बचे थे। तो फिर वो वही बताते हैं, एट माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, went up to Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Greek Trail to Mead Glacier and camped in the high meadow by the side of Worm Lake। तो बेसिकली ये वो बता रहे होते हैं कि मैं यहाँ जगह पे गया और ऐसे ऐसे तैरा फिर मैं। तो वो कहते हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्लिप्ड, मैंने अपने कपड़े उतारे और लेक में छलांग लगा दी और मैं लेक के एक छोर से दूसरे छोर पे तैरा, बिल्कुल जैसे डाउग कार्पन किया करते थे। डाउग कार्पन वर्ल्ड के बेस्ट स्विमर थे बेटा, तो उनकी तरह भी अब इन्होंने करके देख लिया। तब इन्हें शांति मिली, तब ये कहते हैं आई शाउटेड विद जॉय। तब मुझे लगा कि भाई पूरा डर खत्म हो चुका है। और वो कहते हैं गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको। ऐसा था, नदी थी, नदी के आसपास पहाड़ थे, तो जब ये वहां पर खुशी से चिल्लाते हैं तो इको प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई मैं चिल्लाया और पहाड़ ने मुझे मेरा इको लौटाया, गूंज लौटाई। अब उन्होंने अपने पानी के डर को कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, काफी ही डीप मीनिंग था इस एक्सपीरियंस का मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट। देखो, जिन्होंने इस कंप्लीट टेरर को महसूस किया है और इसको जीता भी है, वही सिर्फ इस बात को अप्रिशिएट कर सकते हैं या मेरी सराहना कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस। वो कहते हैं कि जब मैं मर रहा था ना वहाँ पे, या जब कोई मरता है ना, तो उस समय तो बड़ा पीस होता है, शांति होती है। उस समय उसके दिमाग में कोई डर, टेंशन कुछ नहीं होती है। दहशत जो होती है, टेरर जो होती है, वो तो सिर्फ़ मरने के डर में होती है। है तो ना, दहशत किसी ने अपनी बना रखी है, तो मतलब उससे लोगों का खौफ है, उससे डरते हैं लोग। तो उसी दहशत को ये वो बात कर रहे हैं कि वो सिर्फ़ जब जब तक होती है जब तक आप मर नहीं रहे हो। बस आप मरने से पहले का जो है ना, उसी बात की वो दहशत होती है। और रूज़वेल्ट ने भी कहा है, रूज़वेल्ट बोले तो प्रेज़िडेंट थे ये यूएस के उस समय, कि ऑल वी हैव टू फ़ियर इज़ फ़ियर इटसेल्फ। कि भाई जो भी हमें डरना है ना, वो सिर्फ़ यही है कि हमें डरना नहीं है भाई, जो डर है उससे जो है अपने को डरना नहीं है। वो डर ही हमें डराता है, तो वो हमें डर को ही नहीं आने देना है अपने पास, ये बात है। बिकॉज़ आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। वो कहते हैं मैं ऐसा आपसे इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों महसूस करे हैं। एक तो मरते समय की भी जो कंडीशन होती है वो भी करी है, और एक जो मरने जाने वाली बात का जो डर मन में बैठा होता है ना, कि जब वो कोशिश कर रहे थे, उसको भी जब उनके दिमाग में जो डर था, वो भी उन्होंने महसूस किया है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। लेकिन जो जीने की इच्छा होती है वो इस डर को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, क्योंकि जितने आप हाथ पैर चला रहे थे वहां पर उतने ही इन्हें डर और बढ़ रहा था, इसलिए वो वहां पे बताते हैं। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। और एंड में अब मुझे लगा कि मैं किसी बंधन से मुक्त हो गया हूँ, फ्री हो गया हूँ। मैं ट्रेल्स पर चल सकता हूँ, पहाड़ों पर चढ़ सकता हूँ, एंड अपने इस डर को साइड में रख के, ब्रश असाइड यानी कि उसे बिल्कुल साइड में रख के ये सारे काम कर सकता हूँ, मेरे को कोई डर भी नहीं लगेगा। तो बेटा यही अपना चैप्टर था डीप वाटर। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताना, कोई सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट में बताना, और मेरी टीचिंग को यार 5 स्टार में से रेटिंग ज़रूर देना। ओके? थैंक यू, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू। जय भोले।